नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज और लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रेलवे में चौतरफा सुधार के लिए पूरी ताकत और संकल्प के साथ जुटी है सरकार। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का रेल मंत्री ने दिया जवाब। कहा, कोच से लेकर पटरी तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का हो रहा है इस्तेमाल। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, मणिपुर के लिए लेखानुदान और विनियोग विधेयक 2025 पर विचार। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाया मणिपुर की संवेदनशील स्थिति पर राजनीति करने का आरोप। विपक्ष ने कहा, सरकार शांति कायम करने में रही विफल। स्वास्थ्य लाभ के बाद पहली बार सदन पहुंचे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का सदस्यों ने किया स्वागत। नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विपक्ष ने की स्वस्थ, मंगलमय और दीर्घ जीवन की कामना। सभापति ने सभी का जताया आभार। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं से हुई। सांसद जग्गेश को सदन की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए। नियम 267 के तहत दिए गए नोटिसों को नामंजूर किए जाने पर सूचना पर कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। Honorable members may recall the detailed rulings on the Rule 267 imparted by the Chair on 8th December 2022 and 19th December 2022. The same have been reiterated a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Chair, the same are declined. हमें सभापति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य, मंगलमय और दीर्घ जीवन की कामना की गई। सभापति ने भी सभी का आभार जताया। सभापति जगदीप धनखड़ को पिछले सप्ताह दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और सारे हाउस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आज पहली बार सदन में आए हैं। मैं सदन की ओर से आपको, सबकी ओर से आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए और सकुशल आपने फिर से अपना कार्यभार संभाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और सबकी ओर से, सभी हाउस के सदस्यों की ओर से आपका स्वास्थ्य जीवन रहे और लंबा जीवन और मंगलमय रहे, ये कामना करते हुए आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्लीज सर, आपको एक तो होली की बधाई, और जैसा कि नड्डा साहब ने कहा कि सभी के ओर से हम आपको ये चाहते हैं कि लंबी आयु आपकी रहे और हंसते हमारे साथ आप रहे। लेकिन आज आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है, क्योंकि कम से कम मैं तो सोचा कि अभी 2-4-6 दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका उत्साह और आपका एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जो काम करने का तरीका है या जो अपने कर्तव्य निभाने का आपका जो तरीका है, ये बहुत ही लगन से आप कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं दिवाली की मुबारक देते हुए, लंबी आयु हम अपेक्षा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Honorable members, I am greatly touched and concern was expressed that contributed to my speedy recovery.
the leader of the House, the leader of the opposition were the first ones to get in touch with my family. Srimati Sonia Gandhi got in touch with my wife, as did the Chief Minister of several states, including West Bengal. That was enlightenment to me, that when it comes to a situation, how our hearts are connected. This will be a source of inspiration and enlightenment to me. The Honorable Prime Minister and others visited the hospital that was restricted. Many wanted to come. I express my deep sense of gratitude. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। सांसद ईरण कडाडी ने निजी अस्पतालों में गैर जरूरी जांच और अनावश्यक सर्जरी का मामला उठाया और इस पर काबू पाने की मांग की। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी अनधिकृत चिकित्सकों और क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फर्जी सर्जरी को रोकने के लिए निजी अस्पतालों को नियमित ऑडिट अनिवार्य किया जाए और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में हो रही फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चिकित्सा पेश कोई गरिमा भी बनी रहे। सांसद संजय कुमार झा ने मखाना को एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के सूची में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वे फसल की असफलता के जोखिम से बचे। सांसद महेंद्र भट्ट ने फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही दिक्कत की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े, तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की मांग की। ऊना एवं सिरमौर की तरह ही हिमाचल के अन्य जिलों में भी अगर छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं, तो जहां एक और क्षेत्रों का विकास होगा, वहीं यहां के लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सांसद सुजीत कुमार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की मांग की। There are 18 designated biosphere in India currently, of which, sir, Simlipal in Odisha is one. So, sir, given the immense ecological, biological, cultural and spiritual significance of the Gandhamardan hill range, I urge the government to declare and designate it as a biosphere reserve. राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पूरी हो गई। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि सरकार रेलवे में चौतरफा सुधार में पूरी ताकत और संकल्प से लगी हुई है और आने वाले समय में विश्व स्तर का नेटवर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इससे पहले पिछले सप्ताह अधूरी रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सदस्यों ने रेलवे में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा ट्रेन डिब्बों की सफाई और अपने अपने राज्यों में रेल सेवाएं बढ़ाने को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे, जिसके बाद रेल मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण पर ट्रेनों से लेकर पटरी तक तेजी से काम किया जा रहा है और कोच से लेकर पटरी तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब 25,000 करोड़ है।
ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़ और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं। रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज़्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है। ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर्स, करीब करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर्स ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। LHB कोचेज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से LHB कोचेज़ आर मच मोर सेफर कंपेयर टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ICF कोचेज़। इसके करीब 41,000 LHB कोचेज़ बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने ICF कोचेज़ थे उन सब को रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेज़। कोविड में पैसेंजर्स में स्वाभाविक तौर पे दुनिया भर में, देश भर में एक बिहेवियरल चेंज आया था, तो रेलवे की तरफ से दूसरे मोड्स में शिफ्ट हुए थे, वापस रेलवे की तरफ आने लग गए पैसेंजर्स। इस साल 700 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। लोकोमोटिव प्रोडक्शन में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1,400 लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप को अगर ऐड कर दे उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2 लाख के आसपास वैगन ऐड हुए पूरी फ्लीट में। 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है। ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन भी चेंज कर रहे हैं बहुत एक मेथोडिकल तरीके से, और अच्छा इसमें AI का उपयोग और कई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग भी ब्रिजेस के मेंटेनेंस में किया जा रहा है। डिजिटल कंट्रोल जो कि रेलवे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी उसके बाद में थोड़ा स्पीड पकड़ी थी, लेकिन जो रियल मास स्केल पे डिजिटल कंट्रोल आना चालू हुआ वो अब हुआ है, और अब 3,300 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आ चुके हैं। मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं इसमें विपक्ष के सभी सांसदों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी इसमें गर्व उठाएं कि आज हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो के कोचेज एक्सपोर्ट होने लगे हैं। जो लोकोमोटिव्स और कोचेज के नीचे का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोगी बोलते हैं। कोच है ऊपर, नीचे बोगी, यानी उसका अंडर फ्रेम का एक्सपोर्ट अब यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को होने लगा है। प्रपल्शन जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पावर ट्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट
पार्ट है। प्रपल्शन का एक्सपोर्ट होने लगा है फ्रांस, मैक्सिको, रोमेनिया, स्पेन, जर्मनी और इटली। ये भी बहुत ही गौरव की बात है। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, मणिपुर के लिए विनियोग लेखानुदान विधेयक और विनियोग विधेयक 2025 पर आज चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मणिपुर की संवेदनशील स्थिति पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति कायम करने में विफल रही है। 7 मार्च 2024 को जो अनाउंसमेंट हुआ वो 10,037 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी परियोजनाओं का अनाउंसमेंट हुआ है। उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, उसमें भी सबसे बड़ा अगर पैसा कहीं जा रहा है तो मणिपुर को जाएगा। सर, यह मोदी सरकार ही है। अगर देश में देखें तो देश में अगर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बना तो मोदी सरकार ने मणिपुर में ही बनाया। यह मणिपुर से लगाव है सर। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, अब सुनते जाइए, जो 2017-18 में अप्रूव हुआ, 2024-25 अभी भी चल रहा है सर। उसके अंदर मैं जल्दी बताना चाहूँगा, 8 रोड और ब्रिजेज अगर 375 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हुए तो मणिपुर के लिए हुए हैं। 235 प्रोजेक्ट अदर देन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर 2411 करोड़ के अप्रूव हुए हैं तो केंद्र सरकार द्वारा वो मणिपुर के लिए हुए हैं सर। इसके अलावा सर मणिपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मणिपुर में आईटी के लिए SEZ, मणिपुर में 60 बेडेड स्टेट मेंटल हॉस्पिटल, मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेकों काम मणिपुर के लिए हुए हैं। और वास्तव में जब से मोदी सरकार है मणिपुर के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए दिल खोल करके उसके लिए फंड भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। मणिपुर छोटा राज्य है, इसलिए आपको यहाँ करोड़ और लाख में दिखता होगा। 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है सभापति महोदय, लेकिन ये देवभूमि है। ये मणिपुर जो है, यहाँ का अंत्य संस्कार, यहाँ का बाल संस्कार, यहाँ का विवाह का संस्कार, यहाँ की हर चीजें हमारी प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक परंपरा के जैसा होता है। किसी को अगर देखना है मणिपुर देखो, मणिपुर की अच्छी चीजें बाहर बताओ। मणिपुर की जो बातें आप लोग बोल रहे हैं वो विपरीत बातें हैं। हमको मणिपुर की अच्छाई हमारे दुनिया के सामने लाना है। मणिपुर का मार्केट, वहाँ की ऑर्गेनिक चीजें, वहाँ के ऑर्गेनिक फल, वहाँ के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, मणिपुर के लोग सिंसियर है। बात लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा की कार्यवाही हमेशा की तरह प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। आज सदन में कॉरपोरेट मामलों, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, पर्यटन, युवा मामले और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए गए। ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतिहास के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। नेशनल आर्काइव्स का इस तरह का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जहां पिछली समय में आज से 10 साल पहले तक एक साल में लगभग 3-4 लाख पन्नों का इस तरह का कंजर्वेशन का काम होता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डिजिटाइजेशन ऑफ नेशनल आर्काइव्स रिकॉर्ड्स प्रारंभ किया है, उसके तहत पिछले केवल एक फरवरी माह में, मैं फरवरी माह इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो है साल का सबसे छोटा महीना होता है, 6,40,000 से ज़्यादा पन्नों को हमने कंजर्व किया और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हमारे नेशनल आर्काइव्स में चल रहा है, जिसमें हम लगभग 3 करोड़ पेजेस को अब तक डिजिटाइज कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में इसी तरह के इनिशिएटिव्स जो है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में देश के सारे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स को उन्होंने आग्रह किया है, जिसको नेशनल आर्काइव्स जो है हमारी एक्सपर्टीज़ के चलते हुए हम उनको भी मेंटरशिप कर रहे हैं कि देश के सारे इस तरह के जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी हम आर्काइव करें। और इन आर्काइव्स ये जो आर्काइव्स डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिनको हमने डिजिटाइज किया है उनको अभिलेख पटल पर हमने पब्लिक एक्सेस के लिए रखा है, ताकि लोग, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग उन सबको पढ़ सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में घोषित किया
जिसमें इस तरह के सारे दस्तावेज न केवल आज़ादी से जुड़े हुए अपितु ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी हजारों साल की है, बाघ की छाल पे लिखी, जो पेड़ की छाल पे लिखी हुई भोजपत्र, ताड़पत्र, सिल्क के कपड़े पर लिखी हुई, हैंडमेड पेपर्स पर लिखी हुई, जो लगभग 2000 साल पुरानी तक जितनी भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में, आर्काइव्स के पास में, प्राइवेट लोगों के पास में, म्यूजियम्स के पास में, यूनिवर्सिटीज़ के पास में, उन सब का जो है कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन हम ज्ञानम भारतम मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनाउंस हुआ उस पर करने वाले। निश्चित रूप से इस तरह के दस्तावेज भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो हम सब के लिए अमूल्य थाती है। उनका कंजर्वेशन करके उस रिकॉर्ड को सारे को डिजिटाइज करके पब्लिक के पास में के लिए रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध हो, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में आज कहा कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ 70 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है। वो प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में जानकारी दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं, उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूँ। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जांपल, अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा, तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है, तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट उसी को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, मिल जाएगा मकान। वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है, तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के पटल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए। इसके बाद शून्यकाल के दौरान कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कई अहम मुद्दे सदन में उठाए। बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है, इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। Our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir,
like what UK have done. UK has done a layer tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहाँ हाइडल पावर लगाए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। लोकसभा में आज वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने रेलवे में हो रहे कार्यों की तारीफ की, वहीं विपक्ष ने रेलों में भीड़ कम करने और यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने की मांग की। मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को रेलवे के इस बजट पूरा करने का एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के पिछले 10 सालों के अगर हम काम का लेखा जोखा देखें तो रेलवे ने इन 10 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पूरे देश का ध्यान रखते हुए, हमने देखा है कि रेल जहां आज़ादी के बाद हमने रेल नहीं देखी थी, रेल की पटरियां नहीं थी, वहां भी रेल की पटरियां बिछाई गई है और इन वर्षों में आज़ादी के बाद 31,180 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया गया जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बराबर है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हुआ है। You have to be sympathetic towards the passengers of COVID affected during COVID period. Lot of trains have been stopped, madam. Further, after the COVID, especially in my parliamentary constituency also, no train has been restored. This is very, very, very pathetic. This has to be, this I have brought it to the knowledge of railway officials and MR also so many times. But nothing, not even one train has been restored, madam. This is, this has to be taken up, because Bittu ji, this is very, very, very important. तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। महोदय, 25-26 के बजट के लिए सुरक्षा संबंधी पहलों पर खास ध्यान देते हुए 1,16,516 करोड़ रुपए व्यवस्था किया गया है महोदय, जिसमें ट्रेन नवीकरण, सिंगलीकरण, अपग्रेड, दूर संचार सुधार, नए रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इससे पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि रेल यात्रा करने वाले हमारे यात्रियों को हर सुविधा उनको आवंटित हो। महोदय, इस वर्ष में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाते हुए 1000 आरओबी और आरयूबी का निर्माण कराया जाएगा और पूरे देश में अब एक कहीं भी सिग्नल के लिए लोगों को, न गाड़ियों को और न ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सरासर गाड़ियां आएगी जाएगी, क्योंकि कहीं आरओबी होगा, कहीं यूआरबी होगा। यह व्यवस्था करने का काम यह हमारे रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर करने का काम किया है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।